अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज की आपकी आज पार्ट 2 आ चुकी है। तो दोस्तों विज्ञान और साइंस, अगर आपको दोस्तों इसमें डाउट्स है, अगर आपको कठिन लग रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक देखेंगे और पेपर में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग। और दोस्तों इस वीडियो के बाद आप पार्ट 1 और पार्ट 3 जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका पूरा पेपर कवर हो सके। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या रहा आपका कि प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सुश्रुत। वर्ग समीकरण का हल देने वाले प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका श्रीधराचार्य। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किस प्रकार है? दोस्तों इसका आपका है घनिष्ठ संबंध है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रौद्योगिकी क्या है? देखिए विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रामोफोन एवं विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा आपका थॉमस एडिसन ने। इसरो का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका फुल फॉर्म अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, हिंदी में या अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति किसे कहते हैं? देखिए आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीज उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को हम हरित क्रांति कहते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या था कि दाब की अवधारणा क्या है? किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में जो बल लगाया जाता है उसे हम दोस्तों दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल तथा वायुमंडलीय दाब में आप क्या समझते हैं ये बताना है। पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है। पृथ्वी के चारों ओर वायु का यह आवरण आपका वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है दोस्तों उसे वायु दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लवन का सिद्धांत क्या है? जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो दोस्तों वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे हम प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु दाब का मात्रक क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायु दाब की माप के लिए दो प्रकार के वायु दाब मापियों के दोस्तों नाम बताने हैं। तो पहला हो जाएगा आपका पारा, फिर निद्रव दाब मापी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुक्कुट पालन क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका मुर्गी पालन करना। एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? तो दोस्तों हो जाएगा आंसर नरोरा, कलपक्कम और ट्राम्बे। ठीक दोस्तों, फिर भारत के अग्रणी स्टील कारखाने कहाँ कहाँ स्थापित है? दोस्तों इसका आंसर होगा जमशेदपुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर आदि। क्या द्रव किसी बर्तन की सभी दिशाओं में भार डालता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाँ। समस्थिति या होम्योस्टैटिस। ठीक है दोस्तों, टैसिस किसे कहते हैं? देखिए जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थिति कहते हैं। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं? देखिए पौधे में सभी कार्यों का समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है, इन पदार्थों को हम पादप हार्मोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्सर्जन क्या है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा शरीर में पदार्थों का विघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन अंग के प्रमुख अंग कौन कौन थे ये बताना है। तो दोस्तों गुर्दे, वृक्क हो जाएगा, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग आदि। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कंकाल पेशियां, अरेखित पेशियां, हृदय या कार्डियक पेशियां। मनुष्य में श्रवण हेतु पाए जाने वाले आंतरिक अंग बताना है। तो दोस्तों कर्ण पर्दाउदय और मध्य कर्ण आदि। वनस्पतियों में पाए जाने वाले बाह्य वृद्धि अंग बताना है। तो दोस्तों कक्षस्थ कलिका, अग्रास्थ कलिका, पर्व आदि। वनस्पतियों में संवेदना किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों रासायनिक समन्वय। जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला दोस्तों एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले अवशेषी अंगों के नाम बताना है। तो दोस्तों आपका निवेशक पटल, कर्ण पल्लों की पेशियां, वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, समजात अंग से आप क्या समझते हैं? वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, समजात अंश कहलाते हैं या अंग कहलाते हैं। समरूप अंग से आप क्या समझते हैं? देखिए वे अंग जो उत्पत्ति में तो असमान होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। पौधे तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं युगलिना। अंग तंत्र क्या है? कई अंग तंत्र मतलब कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उन्हें दोस्तों हम अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण भोजन के पाचन में
मुख, जीव, आहार, नाल, यकृत, आमाशय आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतः श्वसन तथा उच्च श्वसन क्या है? ऑक्सीजन को अंदर लेने को अंतः श्वसन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने को उच्च श्वसन कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा एंटनी वाक ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ल्यूवेनहॉक। 19वीं सदी में सूक्ष्म जैविकी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लुई पाश्चर ने। फिर अगला प्रश्न है, वायरस क्या है? वायरस आपका प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी हैं। वायरस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा रूसी वैज्ञानिक आइवोनोस्की ने। खुरपका मुखपका किस प्रकार का रोग है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा वायरस जनित रोग। किसी भी वायरस के कण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा विरियोन। वायरस संक्रमण के लिए कौन से दो प्रोटीन आवश्यक होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका एग्लूटिनिन्स और न्यूरामिनिडेज। फिर बैक्टीरिया फेज क्या है? जीवाणु के परजीवी वायरस कणों को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मानव शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले दो वायरसों का नाम उल्लेख करना है। तो दोस्तों पहला देखेंगे, एक हमारा है डियोक्सरिबो वायरस और दूसरा आपका रिबो वायरस। लाइसोजेनिक किसे कहते हैं? देखिए, जिन जीवाणुओं में फेज जीनोम संयत होता है उन्हें लाइसोजेनिक कहते हैं। वायरस द्वारा फैलने वाले रोगों की रोकथाम कैसे की जा सकती है? एक तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा टीकाकरण कर दीजिए, रसायन चिकित्सा द्वारा। फिर अगला प्रश्न, जीवाणु क्या है? जीवाणु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण किन किन विधियों द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कैनिंग, फाशीकरण और कम ताप पर संचयन द्वारा। अगला क्वेश्चन, जीवाणु भक्षी क्या है? जीवाणु भक्षी एक प्रकार का वायरस है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है। प्राकृतिक संपदा क्या है? ऐसे सभी पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संपदा कहलाते हैं। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है? नवीकरणीय संपदाएं क्या है? वे पदार्थ जो मनुष्य अथवा जीवों द्वारा प्रयुक्त तो होते हैं किंतु किसी न किसी रूप में प्रकृति में पुनः लौट आते हैं, उन्हें नवीकरणीय संपदाएं कहते हैं। जैसे दोस्तों हवा, पानी, मिट्टी आदि। अनवीकरणीय संपदाएं क्या है दोस्तों? वह प्राकृतिक पदार्थ जो एक बार उपयोग होने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संपदा कहते हैं। मृदा अपरदन क्या है? भूमि की ऊपरी सतह का मिट्टी के कटान या पानी के साथ बह जाने को दोस्तों मृदा अपरदन कहते हैं। वन्य जीव संरक्षण की विधियां क्या है दोस्तों? इसको देखते हैं। तो स्वास्थ्य संरक्षण और उत्थानीय संरक्षण, ठीक है ना। तांबा तथा सीसा किस प्रकार का खनिज है दोस्तों? ये अलौह खनिज है। सूर्य का प्रकाश किस प्रकार की संपदा है दोस्तों? ये नवीकरणीय संपदा है। फिर खनिज संपदा के अंतर्गत आने वाले कुछ 4 तत्वों के आपको नाम लिखना है। कोयला, संगमरमर, हीरा, प्राकृतिक गैस। कार्बन शब्द का प्रतीक क्या आपका? ये सी से डिनोट करते हैं। कोयले से प्राप्त ईंधनों के प्रकार बताना दोस्तों, कोलदार, कोक, कोल गैस आदि। द्रव ईंधन के प्रकार क्या है आपके? जैसे मिट्टी का तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल। प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम आपको बताना है। इसका आंसर होगा आपका यूरिया। फिर दोस्तों बात करेंगे कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? यौगिक की एक बड़ी संख्या ऐसी है जिसमें उपस्थित तत्वों के एक तत्व कार्बन होता है, उनको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी है दोस्तों? इसका आंसर होगा 6। हीरा किस प्रकार का पदार्थ है? तो हीरा आपका कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या रहा? कार्बनिक रसायन क्या है? देखिए, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है वो आपका कार्बनिक रसायन कहलाता है। डायबिटीज या मधुमेह क्या है? जब किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, उस व्यक्ति को मधुमेह से ग्रसित कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब खून में आपके ग्लूकोज की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या? संक्रामक, ठीक है ना। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो जाते हैं, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या? मधुमेह रोग का प्रमुख लक्षण बताना है। रोगी का मुंह खुश्क रहना या अधिक प्यास लगना। समान स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों आपका हृदय की जो गति होती है 60 से 80 की गति से धड़कता है सामान्य में। उच्च रक्त शर्करा क्या है? यदि रक्त शर्करा सामान्य से अधिक हो जाती है तो दोस्तों से हम उच्च रक्त शर्करा कहलाती है। रक्त शर्करा का सामान्य स्तर क्या है दोस्तों? 70 से लेकर 100 तक। दो प्रमुख रोगों के नाम बताइए, एंजाइना और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। रुधिर दाब क्या है दोस्तों? देखिए, जिस दाब के साथ रुधिर वायु धमनियां, ठीक है दोस्तों, जिस दाब के साथ रुधिर धमनियों में बहता है उसे हम रुधिर दाब कहते हैं। हृदय की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। रक्त में किस पदार्थ की मात्रा अधिक होने से मधुमेह होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ग्लूकोज। तो ध्यान दीजिएगा यार, ग्लूकोज की मात्रा अधिक ना होने दीजिए, नहीं तो फिर तो शुगर हो जाएगा आपको।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो प्रत्येक जीव प्राणी के विकास को प्रभावित करता है। क्रोट किसे कहते हैं ये बताना है। पृथ्वी के सिकुड़नों के क्रम में सबसे अंदर वाले ठोस गोले को क्रोट हम कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है? जल, वायु, सूर्य प्रकाश, वन, मृदा तथा खनिज पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, वास स्थान क्या है? जिस स्थान पर जीव वास करते हैं उसे हम वास स्थान कहते हैं। दो जलीय पौधों के नाम बताना है, कुमुदनी और हाइड्रिला। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी उष्मा को ग्रहण करती है, रोकती है। पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है? यह बाह्य तथा आंतरिक अनुकूलन है। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका गलफड़ा। इसको याद रखिए दोस्तों, कभी कभी पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसमें होता है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल में। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? देखिए, जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती तो दोस्तों इस प्रकार की ध्वनि को हम प्रतिध्वनि कहते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुदैर्ध्य तरंग। उष्मा का ध्वनि एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? इसका आंसर होगा उष्मा का मतलब जूल। विशिष्ट उष्मा क्या है? उष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ को एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हो उसे विशिष्ट उष्मा कहते हैं। जल तुल्यांक का मात्रक है, तो इसका आंसर होगा ग्राम। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक होती है? ये क्वेश्चन देखिए डीएलएड 2018 में आ भी चुका है। 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों आपको 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? इसका आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो 220 हर्ट्ज से नीचे। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि गुप्त उष्मा क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन जैसे ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस आवश्यक उष्मा को पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं? देखिए, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एक कंपन में चली गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका तरंग दैर्ध्य। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। इसको ध्यान रखिएगा, पेपर में काफी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है? इसका आंसर होगा केल्विन। ऊष्मा की मात्रा कैसे ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों ऊष्मा की मात्रा बराबर पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा गुणे पदार्थ की ताप वृद्धि। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो दोस्तों इसका 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। गलनांक क्या है ये बताना आपको। तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है उस पदार्थ का ये गलनांक कहलाता है। क्वथनांक क्या है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है वह दिए गए द्रव का क्वथनांक होता है। उष्मा का संचरण किसे कहते हैं? उष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को उष्मा का संचरण कहते हैं हम लोग। उष्मा के दोस्तों कुचालक क्या है इसको बताना है। जैसे लकड़ी हो, कांच, कागज, ऊन, वायु आदि। उष्मा के सुचालक लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। देखिए दोस्तों, जिसमें आपका करंट नहीं चला जाता है उसमें दोस्तों उसको उष्मा का सुचालक समझ सकते हैं। जैसे लकड़ी में आप करंट डालेंगे तो भाई लकड़ी तो कुछ होता नहीं, करंट नहीं मारेगा। अब लकड़ी गीली है तो बात अलग है, लेकिन सूखी लकड़ी में तो करंट नहीं आता। फिर दोस्तों दीप्त वस्तुएं क्या है? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। फिर अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? मेज, कुर्सी, बॉक्स, बर्तन आदि वस्तुओं द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। प्रायः प्रकाश गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म क्षेत्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं जिसे प्रकाश किरण कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको बोलते हैं आवर्तकाल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा आपका कि आवर्तकाल किसे कहते हैं ये बताना है। तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? तो आपके दोस्तों तरंगे 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग। फिर किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध को आपको बताना है। तो यदि किसी तरंग की आवृत्ति n, चाल न्यू तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? इनकी फोकस दूरी कैसी होती है ये बताना है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपकी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों आपकी क्या होती है? ऋणात्मक। फिर फोकस दूरी क्या है ये बताना है। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की फोकस को दोस्तों फोकस दूरी कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता तथा मृदुता किसमें ज्ञात की जाती है ये बताना है। ध्वनि की प्रबलता या मृदुता मूलतः इसके आयाम से ज्ञात की जा सकती है।
निर्वात में दोस्तों ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल आपकी कितनी होती है? 0 होती है। ध्वनि का वेग होता है न्यू बराबर n इंटू लेमडा। परिकल्पना से आप क्या समझते हैं? देखिए, परिकल्पना का अर्थ है किसी घटना के कारण को बताने के लिए सबसे पहले विचार बनाना या कल्पना करना। ग्रेविटी की खोज किसने की? दोस्तों इसका आंसर होगा सर आइजैक न्यूटन ने। पाई का मान किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका आर्यभट्ट। ठीक है ना? तो दोस्तों वर्ग समीकरण का हल सर्वप्रथम किस गणितज्ञ ने दिया? तो इसका आंसर होगा श्रीधराचार्य। प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक कौन थे? तो इसका आंसर होगा शल्य। पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता किसने लगाया? तो इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु। 2 भारतीय तथा 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम बता रहे हैं। तो दोस्तों भारतीय वैज्ञानिक हो जाएंगे सर सीवी रमन, एस रामानुजन, और विदेशी वैज्ञानिक दोस्तों एडवर्ड जेनर और मैडम क्यूरी। प्रौद्योगिकी क्या है? दोस्तों विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मस्तिष्क की जांच करने की मशीन का क्या नाम है? इसका नाम है स्कैनर। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? जिन जीव को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार आपको बताने हैं। तो सूक्ष्म जीवों को 5 समूह में रखा गया: प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, जीवाणु तथा विषाणु। सूक्ष्म जीवों को नापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो माइक्रोन में। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर। फिर दोस्तों कोई 3 संक्रमण रोगों के नाम बताने। दोस्तों आपका हो गया सर्दी जुकाम, हैजा और चेचक। फिर दही बनाने में कौन सा जीवाणु सहायक है दोस्तों? इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। फिर किसी 2 प्रतिजैविक औषधियों के नाम बताने। दोस्तों इसका हो जाएगा पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। कार्बन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कार्बो। धावन सोडा तथा खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र बताना है। धावन सोडा दोस्तों सोडियम कार्बोनेट कहते हैं Na2CO3, और जो आपका खाने का सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या रहा है कि कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है? दोस्तों देखिए, मुक्त रूप में कार्बन अपने विभिन्न रूपों में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में कार्बन बहुत से यौगिकों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, दहन की क्रिया के लिए आवश्यक क्या है? दोस्तों इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन खत्म, आग भी खत्म हो जाएगी। फिर कार्बन और कार्बन युक्त यौगिकों के दहन से कौन सी गैस बनती है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वलन ताप क्या है? जिस ताप पर कोई पदार्थ वायु की उपस्थिति में जलने लगता है दोस्तों वह उसका ज्वलन ताप कहलाता है। रक्त दाब बढ़ने या नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों रक्त दाब नापने के यंत्र को हम दाबांतर मापी कहते हैं। रक्त दाब किसे कहते हैं? हृदय द्वारा रक्त निश्चय लय या चक्र में पंप किया जाता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, अतः यह नलिकाओं की दीवार पर दबाव डालता है। इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? रक्त दाब। फिर दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं। आइए कि जीवात्म का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन जो अध्ययन होता है वो जीवाश्म विज्ञान में होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उष्मा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो उष्मा की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान तापांतर या प्रारंभिक तथा अंतिम ताप के अंतर डेल्टा टी तथा विशिष्ट उष्मा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऊर्ध्वपातन पदार्थ किन्हें कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका दोस्तों कपूर, नौसादर आदि। ऊष्मीय प्रसार किसे कहते हैं ये बताना है। पदार्थ दोस्तों आपका ठोस द्रव गैस गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडा करने पर सिकुड़ते हैं। पदार्थों के इसी प्रसार को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश जिस मार्ग से चलता है उसे प्रकाश का गमन पथ कहते हैं। प्रायः गमन पथ की कल्पना हम किसी अति सूक्ष्म छिद्र से निकलने वाले प्रकाश से करते हैं, जिसे दोस्तों हम प्रकाश की किरण भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा? सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। डायमंड रिंग किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की दिशा में चमकती हुई गोल आकृति को हम क्या कहते हैं? डायमंड रिंग। फिर परावर्तन के नियम क्या है? जब आपती किरण आपतन बिंदुओं पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं दोस्तों तथा आयतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की कितनी होती है दोस्तों? 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? ध्वनि की चाल दोस्तों मतलब थी कि उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप वृद्धि में ध्वनि की चाल कितनी वृद्धि हो जाएगी दोस्तों? मतलब आपका 0.6 मीटर प्रति सेकंड। फिर कितना लिखा है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सुन सकता है? तो दोस्तों कुछ जंतु, जैसे आपके हो गए कुत्ता। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? सूत्र लिखना है आपको। ये दोस्तों देखिए, अब ये सब क्वेश्चन आपके डीएलएड पेपर में आ चुके 2016 में।
तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों से कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के रूप में दो प्रकार की होती है। अतः यांत्रिक ऊर्जा बराबर दोस्तों आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 216.6 मीटर। अगला प्रश्न, सिराएं क्या है, इनका मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो नासिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान सिराएं पर ले जाने का कार्य करती है। फिर प्रतिवर्ती क्रिया का कोई दो उदाहरण आपको लिखना है। तो दोस्तों जैसे बंदूक से गोली चलना, नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे जाना। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं लिखना है। यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है, इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे दोस्तों आपका पवन ऊर्जा। फिर अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा मतलब रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं लिखना है। तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसे हम दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे 6CO2 प्लस 12H2O से C6H12O6 प्लस 6O2। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, रसोई घर में प्रयोग होने वाली द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखना है। तो दोस्तों द्रवित पेट्रोलियम गैस या LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिलीन, मरकैप्टन या C2H5SH मिश्रित कर दिया जाता है। LPG मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो कि गंधहीन होती है। क्रांति कोड से क्या अभिप्राय लिखना है। देखिए दोस्तों इसको याद कर लीजिएगा। तो शायद आपको ये बात ना पता रही हो कि जो आपका भी LPG आपका निकलता है ना दोस्तों वो महकता रहता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है एथिल मरकैप्टन या C2H5SH। और दोस्तों आपको बता दें जो LPG में मुख्य आपकी गैसें थी ब्यूटेन और प्रोपेन, ये दोस्तों आपकी क्या होती है गंधहीन। अगर इसको ना मिलाया जाए तो अगर आपके घर में भाई LPG सब निकल के खत्म भी हो जाएगी ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन ये महकेगी तो लगेगा यार हाँ ठीक है बंद करो नहीं तो आग लग जाएगी घर में। फिर दोस्तों बात आती है क्रांति कोड से क्या अभिप्राय लिखना है। तो दोस्तों ये देखिए आप कुछ ऐसे हैं, तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। चूंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब अपवर्तन कोण का मान दोस्तों आपका 90 अंश हो जाता है। इस दिशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहते हैं। तो दोस्तों आप ये कुछ ऐसा देख रहे होंगे, तो यहाँ बिल्कुल बीचों बीच आएगा तो इसका मान कितना होगा 90 अंश। ठीक है ना, वही लिखा है यहाँ पर, ये आपका क्रांति कोण है। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में मुख्य अंतर आपको बताना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एकल बंध होते हैं, जैसे दोस्तों CH4। ठीक है, तो C यहाँ पर है H4। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बंध उपस्थित होते हैं, जैसे C2H2। अब देख रहे दोस्तों यहाँ C2H2। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बंध डबल, ये वाला सिंगल बंध है। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे आप लोग C2H2 को। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे अगला प्रश्न कि किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम लिखना है। तो दोस्तों कैंथेरिलस और दोस्तों आपका मशरूम है। वर्ण विक्षेपण क्या है इसको लिखना है। सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से मिलकर बना होता है। प्रकाश के श्वेत किरणों को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दाब का SI मात्रक लिखना है। तो दाब का SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी कहते हैं। कोल गैस क्या होती है ये बताना है। देखिए कोल गैस यह हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रेल की दो पटरियों के बीच थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है। देखिए रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी सी जगह इसलिए छोड़ दी जाती है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी से लोहा गर्मी पाकर आपका क्या होता है दोस्तों फैल जाता है। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों क्या है, आयाम से क्या अभिप्राय है। कंपन करने वाली वस्तु का अपनी मध्यमान स्थिति से अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहते हैं। इसे अक्षर A द्वारा व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक दोस्तों क्या होता है मीटर। प्रकुंचन की दाब क्या ये बताना दोस्तों। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलीन के समय यह कम। इसे रक्तदाब BP कहते हैं। याद रखना दोस्तों BP मतलब ब्लड प्रेशर।
जिसकी दो अवस्थाएं होती है दोस्तों। एक होता है आपका प्रकुंचन दाब, यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुंचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। और दोस्तों दूसरा होता है क्या, शिथिलीन दाब, यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलीन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, सूर्य ग्रहण क्या है और यह कैसे होता है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक चीज में इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की प्रच्छाया, दोस्तों ये देख रहे हैं आपने यहाँ पर सूर्य बड़ा था, यहाँ पर बीच में छोटा सा, बीच में दोस्तों चंद्रमा देख रहे हैं। जब तीनों एक सीध में होते हैं ना, तब चंद्रमा की क्या होता है, प्रच्छाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान को सूर्य दिखाई नहीं देता, अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह अमावस्या को होता है। ठीक है, कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, मानव कान की किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। तो दोस्तों देखिए, जो आपका मानव कान की एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है, यह सीमा आपके 20 हर्ट्ज से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। अब दोस्तों देखते हैं डीएलएड 2018 में कैसे क्वेश्चन आते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं, तो समझ गए होंगे, रेगिस्तान का जहाज आप ऊंट को कहते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाओं के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइसिन आदि विभिन्न एंटीबायोटिक्स के ही उदाहरण हैं। फिर आदर्श रक्तदाब कितना होता है एवं रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। मनुष्य, जो आपका दोस्तों स्वस्थ मनुष्य का जो बीपी होता है 120 और 80 mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120 HD तथा शिथिलन 80 HG दर्शाता है। रक्तदाब नापने यंत्र को दोस्तों क्या बोलते हैं, स्पैग्नोमैग्नोमीटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और चलिए देखते हैं आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन। मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राह है। देखिए, मनुष्य कान एक निश्चित सीमा के बीच सीधे आवृत्तियों की ध्वनि को सुन सकता है। यह सीमा दोस्तों अभी आपने देखी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है। आवृत्ति का मानक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज में है। 1 हर्ट्ज बराबर दोस्तों क्या होता है आपका, 1 कंपन प्रति सेकंड। क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है। देखिए दोस्तों, वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर गुब्बारा इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वायु से हल्की होती है। वायु से हल्की होने के कारण ही गुब्बारा ऊपर उड़ने लगता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित दूरी वाला अवतल लेंस, जी हाँ दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष आपका क्या होता है, वो दूर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से यार विज्ञान की पार्ट 2 की सीरीज यहाँ पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी पार्ट 1 और पार्ट 3 नहीं देखा, तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होते तुरंत आप पार्ट 1 और पार्ट 3 देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक दोस्तों आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।